गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। दोबारा आपका वेलकम है माई लर्निंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में। पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया था, देखिए कहाँ तक। पीपीटी चेंज हुआ है लेकिन टॉपिक तो हमारे यही रहेंगे। ठीक है। पिछले क्लासेस में अगर मैं बताऊं तो हमने डिस्कस किया था क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। या इससे भी पहले मैं आपको बताऊं तो 5 लॉ हम लोग को पढ़ने होते हैं। कौन कौन से लॉ हैं देखिए यहाँ पे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉस पढ़ने होते हैं हम लोग को। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ बच्चों हम लोग ये वाला पढ़ते हैं। दूसरा जो लॉ है वो है क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये लॉ हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले का हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पिछले वाली पीपीडीज थी उसमें। तीसरा जो रहेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा रहेगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और पांचवा जो था वो था लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स या गे लुसेक लॉ ऑफ गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये था। तो ये 5 लॉज बच्चों हम लोग को क्या करने हैं इस चैप्टर में पढ़ने हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ये 5 लॉज हैं। तो पहला लॉ हम लोग कर चुके हैं। दूसरा वाला भी क्या है, कर चुके हैं। लेकिन दूसरा वाला मैं आपको सोच रहा हूँ कि दोबारा यहाँ पे बता दिया जाए। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं आज। तो आज की क्लास रहेगी हमारी यहाँ से। तो आइए शुरू करते हैं। और सब क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये कहता है कि अगर कोई भी कंपाउंड हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, अगर उनके मासेस का रेशियो लिया जाएगा तो वो मासेस का रेशियो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ये कहता है हमारा क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये लिख सकते हो, द कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी made up of same elements combined together in a fixed proportion by mass। तो ये है स्टेटमेंट किसका, ये स्टेटमेंट है बच्चों किसका, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन का। ये स्टेटमेंट है इसका, स्टेटमेंट। ठीक है। स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड हम लोग बनाते हैं जो कि एलिमेंट्स से मिलके बन रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, तो जिसमें जो एलिमेंट्स के मास का रेशियो लेंगे वो रेशियो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स आएगा, फिक्स प्रोपोर्शन आएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको कराऊं, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, देखिए जैसे C+O2 मिलके मैंने क्या बनाया, CO2 बनाया। एग्जाम्पल पहले भी कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं समझने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। तीसरा, अब क्या करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करा देते हो किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं और तीनों या कह सकते हो लैब में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और इन रिएक्शंस के द्वारा हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या फॉर्मेशन क्या इवॉल्व हुआ इस रिएक्शंस के दौरान। और भी चाहो तो एक और लिख सकते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी हीट करने पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो यहाँ पे बनता है। तो
हर केसेस में देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है उनके मास का रेशियो लेते हैं, सब में एक एक करके निकालेंगे और सब में अगर सेम आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को ये सभी केमिकल रिएक्शंस क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट केस में। यहाँ में जब आप कार्बन और ऑक्सीजन का निकालोगे रेशियो, तो कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16U, तो यहाँ पे कितना आएगा 32। तो यहाँ पे कितना आया 3:8 यहाँ पे आया। और अगर दूसरा केस देखें, यहाँ पे दूसरा केस, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे भी रेशियो लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का। यहाँ पे भी देखोगे कार्बन के एक एटम है तो उसका मास है 12U और ऑक्सीजन के दो एटम्स का मास कितना होगा 32। तो कितना आया यहाँ पे भी 3:8। सेम हम लोग थर्ड केस में करते हैं इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड का जो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान बना है। तो इसमें भी जब मैं निकालूंगा रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो क्या आएगा 12:32, जो कि कितना होगा 3:8। ठीक है, 8 होगा। सेम चीज यहां पे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बाय दिस रिएक्शन, फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो क्या होगा यहाँ पे 12 और 32, तो कितना आया। ठीक है, हर जगह रेशियो फिक्स आ रहा है। क्या आ रहा है, रेशियो सेम ही आ रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का। किसमें, केमिकल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, द रेशियो ऑफ masses of carbon and oxygen in carbon dioxide is fixed, that is 3:8. Hence carbon is the fixed, that is 3:8 in all the experiments, in all the reactions या experiments आप लिख सकते हो, in all the reactions या experiments। ठीक है, तो जो भी कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पे मासेस का रेशियो है हर एक केस में वो क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है, 3:8 आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं हेंस दीज ऑल रिएक्शंस फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसलिए ये सभी रिएक्शंस लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो लिया जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन में तो वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और वही चीज लिखा था, द कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड आउट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। और भी एग्जांपल दे सकते हो, देखो जैसे एग्जांपल लोगे अगर तुम कौन सा, जैसे एग्जाम्पल एक और ले लो। ठीक है, जैसे H2 + O2 मिल गया, क्या बनता है H2O बनता है। बैलेंस करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और किसी और मेथड द्वारा H2O बनाते हैं, जैसे एसिड बेस रिएक्शन NOH + HCl, तो क्या बनेगा NaCl + H2O। तो ये दो केमिकल रिएक्शंस है, दो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा मैं क्या बना रहा हूँ, वाटर बना रहा हूँ यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो लेते हैं रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 में, और देखते हैं वो सेम आता है कि नहीं। अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं तो अगर सेम आ गया तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हमारा ट्रू हो जाएगा, वरना क्या होगा, फॉल्स कहलाएगा। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो 2H2O में देखते हैं। तो देखो हाइड्रोजन के एक एटम्स का मास होता है 1U, ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16U। तो तुम अच्छे से बात जानते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो। हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 एटम्स हैं, तो यहाँ पे लिखोगे तो 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा 32। और यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, और सिंपलर रूप में 1:8।
सेम चीज यहां पे निकालते हैं H2O में। H2O में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो लेंगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो इसके हो गए 2U या 2 ग्राम, जो भी तुम बोलना चाहो, और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 16। और इसको जब तुम और सिंपलर फॉर्म में लिखोगे तो कितना आएगा 1:8। तो देख रहे हो अलग अलग तरीकों से वाटर बनाएगा लेकिन उनका रेशियो, लेकिन जो वाटर एलिमेंट, वाटर जिनसे मिलके बना है एलिमेंट्स, किससे किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, उनके मासेस का रेशियो क्या आ रहा है, हमेशा फिक्स आ रहा है 1:8, 1:8। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं, द रेशियो ऑफ masses of hydrogen and oxygen in H2O is fixed even it is formed by, when it is formed during different chemical reaction, during different chemical reaction, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो वाटर बन रहा है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो क्या है बच्चों, फिक्स है। तो मैं बोल सकता हूं हेंस लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होल्ड्स ट्रू, मतलब ट्रू है, मतलब ये रूल फॉलो करेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, पहला लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जो कि आप समझ चुके हैं आप, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आगे देखेंगे, आगे देखिए क्या होता है, अगर आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो अब ये थे लॉ, लॉ हो गया। अब पढ़ते हैं लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की लिमिटेशंस क्या है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिमिटेशंस है, 2 लिमिटेशन है, द जो एलिमेंट्स का रेशियो है, द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स में भी फिक्स, एलिमेंट में भी फिक्स्ड, बट कंपाउंड में भी डिफरेंट। क्या है देखिए क्या बोल रहा है ये बोल रहा है बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये कहता है कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड बन रहा है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स कंबाइन होंगे उनके मासेस का रेशियो हमेशा क्या आता है, फिक्स आता है। तो यहाँ पे इसका लिमिटेशंस क्या है, पहला लिमिटेशन तो ये है कि अगर एलिमेंट्स का रेशियो तो फिक्स हो सकता है किसी कंपाउंड के लिए, ठीक है ना, लेकिन अगर रेशियो फिक्स है तो वहाँ पे कंपाउंड फिक्स नहीं होगा। मतलब अगर एक रेशियो मैंने ले लिया तो वहाँ पे दूसरे कंपाउंड में भी वही वाला रेशियो सेम पाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, आप अगर आप देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे, अगर आप एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे मैं 2 कंपाउंड लेता हूं, एक है तुम्हारा C2H5OH, जिसको हम लोग नाम लेते हैं एथिल अल्कोहल, क्या नाम देते हैं, एथिल अल्कोहल। और दूसरा मैं ले रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा मैं ले रहा हूं, दूसरा है CH3OCH3, ईथर टाइप तुम्हारा एक कंपाउंड है। इनमें देखोगे रेशियो जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होगा, दोनों का रेशियो का, दोनों में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके मासेस का रेशियो क्या है, फिक्स है। लेकिन कंपाउंड्स क्या हो जा रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं। देख लो कैसे, दोनों में फिक्स ही आएगा। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो कितना हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मासेस का रेशियो लिया जा रहा है। तो देखिए कार्बन का लेंगे तो 12 × 2 कितना आया, 24। ऑक्सीजन के एक आइटम्स का कितना होता है, 16। और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो यहाँ पे आ गया 6।
यहाँ पे भी लेंगे तो कार्बन कितने हैं, दो, तो 24 हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं, एक, तो 16 हो गया। और 3 और 3 6, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो ये भी किसका रेशियो आया, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मासेस का रेशियो यहाँ पे लिया गया है। इसको और सिंपलर रूप में लिख सकते हो, तुम चाहते हो तो लिख लो यहाँ पे 12:8:3 यहाँ पे आया, और यहाँ पे भी सेम आएगा 12, 8 और 3। यहाँ पे देख रहे हो रेशियो ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फिक्स है। रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट्स फिक्स है, मासेस ऑफ एलिमेंट इज सेम। सेम तो है, लेकिन क्या कंपाउंड सेम है क्या, नहीं। यहाँ पे तो एथिल अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा अल्कोहल है। यहाँ पे कुछ और फंक्शनल ग्रुप है, ईथर वाला है। तो इसीलिए ये क्या होगा, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट इज सेम बट कंपाउंड इज डिफरेंट। कंपाउंड इज डिफरेंट। तो ये पहला लिमिटेशन है किसका बच्चों, ये पहला लिमिटेशन है आपका किसका, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का। दूसरा लिमिटेशन क्या है, देखिए दूसरा लिमिटेशन ये है कि अगर कोई एलिमेंट कंबाइन होता है कंपाउंड बनाने के लिए, और उसके अगर आइसोटॉप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में भी जो क्या होगा, रेशियो सेम नहीं आएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, जैसे मैं कार्बन CO2 लेता हूं, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूं कि ये कार्बन 12 है, ठीक है। देन रेशियो क्या आएगा, देन रेशियो ऑफ masses of carbon and ऑक्सीजन क्या आएगा रेशियो। तो कार्बन का हमने ले लिया कि कार्बन 12 आइसोटोप है, तो यहाँ पे कार्बन तो आ जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का लेना है, तो यही आ गया 12 और ये आ गया कितना 32, ठीक है। और सिंपलर फॉर्म में चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ कार्बन 12 इज कार्बन 14 इज टेकन, अगर कार्बन 14 लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो रेशियो चेंज हो जाएगा। कार्बन इज 14 सेकेंड, देन रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कितना आएगा, 14 और 32। यहाँ पे देख रहे हो रेशियो फिक्स नहीं हुआ, यहाँ पे 14 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है। हमने क्या पढ़ा था, रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए बच्चों, रेशियो फिक्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, रेशियो फिक्स नहीं आ रहा है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ आइसोटोप ऑफ एलिमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ आइसोटोप ऑफ एलिमेंट इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन फेल्स हियर, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, केमिकल नहीं, कांस्टेंट का पोजीशन क्या हो जा रहा है, यहाँ पे फेल हो जा रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल, बार बार केमिकल ही आ रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड ट्रू, डज नॉट होल्ड ट्रू इन दिस केस। इस केस में लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फेल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये दो लिमिटेशन थी, अगर तुम आइसोटोप्स ले रहे हो तो उस केस में रेशियो सेम नहीं आएगा। और पहला क्या था कि एलिमेंट्स का रेशियो तो सेम हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है, लेकिन कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट आ सकते हैं, जैसे कि ये तुम्हारा एग्जाम्पल रहा। तो ये था हमारा क्या, पूरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब आगे आइए, आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6.488 ग्राम ऑफ लीड कंबाइंड डायरेक्टली विथ 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म लीड पेरोक्साइड, ठीक है ना। 6.48 ग्राम लेड का कंबाइन करता है 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ताकि लेड पेरोक्साइड बन पाए। और दूसरे केस में, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये किया गया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तब तुम्हारा जो लेड पेरोक्साइड का परसेंटेज मिलता है सेकंड एक्सपेरिमेंट में, वो क्या है 33.38%।
तो हमको बताना है कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो डाटा लिखा हुआ है, उस डाटा से हमें प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो एक्सपेरिमेंट 1 है और एक्सपेरिमेंट 2 वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो आइए चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। ठीक है, सही है कि गलत है। तो यहां पे देखेंगे आप कि लिखा है 6.488 ग्राम ऑफ पीबी combines with 1.002 ग्राम ऑफ क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ का, तो यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ क्या हुआ, अमाउंट ऑफ या मास ऑफ लिख सकते हैं, अमाउंट या मास, मास ऑफ लेड पेरोक्साइड फॉर्म्ड, पेरोक्साइड फॉर्म्ड इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में कितना लेड पेरोक्साइड फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे कितना कंबाइन कर रहा है, 6.488 ग्राम ऑफ लीड किसके साथ कंबाइन कर रहा है, 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कितना बना हुआ है, 6.488 प्लस क्या है 1.022, तो कितना है 10, 488 1.002 है ना यहाँ पे। ठीक है, 1.022 यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, 1.002 है। ठीक है, तो 8 2 10 और यहाँ पे कैरी 8 1 9, यहाँ पे 4, कितना 7.490 ग्राम ऑफ पेरोक्साइड, 7.490 ग्राम ऑफ लेड पेरोक्साइड फॉर्म। क्या हो रहा है, लेड पेरोक्साइड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये फॉर्म हो रहा है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में तो दिया हुआ है कि लेड पेरोक्साइड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लेड पेरोक्साइड। ठीक है, सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में एक्चुअल में दिया हुआ है लेड पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। तो अगर इसमें भी जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने किया कि लेड और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं तो बन रहा है 7.490 ग्राम ऑफ लेड पेरोक्साइड, तो इसमें कितना ऑक्सीजन का परसेंटेज मौजूद है। अगर वो सेम आ जाता है बिल्कुल इसके, तो बोलेंगे हम लोग कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कर रहा है। तो आइए चेक करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, मैं क्या लिख सकता हूँ कि 7.490 ग्राम ऑफ लेड पेरोक्साइड, कंबाइंस विथ किसके साथ कंबाइन कर रहा है, कितने कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम ऑफ, अगर मैं लेड पेरोक्साइड पूछना चाहूं तो कितने का साथ करेगा, 1.002 अपॉन कितना 7.490 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। तो अगर 100 ग्राम की निकालना हो, फॉर 100 ग्राम ऑफ लेड पेरोक्साइड तो कितना आएगा, तो कितना आएगा बच्चों, कुछ करना नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.002 डिवाइड बाई 7.490 गुड़े 100। और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको कितना आएगा। ठीक है, तो आएगा कितना यहाँ पे 30.37 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इतना आएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, इतना आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, आगे नेक्स्ट पेज पे क्या लिख सकता हूँ कि 100 ग्राम ऑफ लेड पेरोक्साइड combines with 30.37 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या इसको लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है 33.37
परसेंट। तो देख रहे हो इन बोथ केसेस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज सेम इन बोथ एक्सपेरिमेंट, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज सेम। और हम यही तो चाहते थे कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जब बनता है तो उसमें जो एलिमेंट्स के मास का रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, चाहे वो किसी भी मेथड द्वारा बनाया जाए या वो सेम होता है चाहे वो किसी भी मेथड द्वारा बनाया जाए। तो यही चीज हमने सीखी थी, तो सेम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस दिस डाटा, ये जो डाटा है डाटा follows law of chemical law of constant composition, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है। तो ये पहला क्वेश्चन था जो हमने क्या कर लिया, आसानी से सॉल्व कर लिया है। कैसे किया दोबारा मैं बता देता हूं। एक दो एक्सपेरिमेंट्स दिया हुआ है, इसमें पहले में बोल रहा है कि लेड को डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, कितना लेड का अमाउंट है इतना ग्राम, और इतना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो लेड ऑक्साइड बन जाता है। कितना लेड ऑक्साइड बनेगा, तो इतना बना, दोनों को मैंने जोड़ दिया। फिर पूछ रहा है कि सेकंड एक्सपेरिमेंट में लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो जो उसमें लेड क्या बनता है, लेड पेरोक्साइड बनता है, उसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, 33.38%। तो बताना है कि जो डाटा दिया है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले मैंने यहाँ पे फाइंड किया कि कितना लेड पेरोक्साइड बन रहा है, क्योंकि तभी तो उसमें बताएंगे कि कितना ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी तो कह रहा ना कि लेड पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है, 33.38%। तो मैंने भी लेड पेरोक्साइड का अमाउंट निकाल लिया इतना। फिर दूसरे केस में मैंने क्या किया कि अब मुझको ऑक्सीजन के अमाउंट निकालना है, तो मैं ये बोलूंगा कि 7.490 ग्राम ऑफ लेड पेरोक्साइड बनता है, तो वहां पे कितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इतने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो 1 ग्राम के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, तो डिवाइड कर दिया मैंने। 100 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 ग्राम का निकल चुका था तो अब ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया। आया कितना, 33.37 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, 33.37% ऑफ ऑक्सीजन इन लेड पेरोक्साइड, अगर उसको डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तब। तो दोनों केसेस में रेशियो क्या है, ऑक्सीजन का सेम है दोनों एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कर रहा है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट करते हैं। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसमें बोल रहा है कि कॉपर ऑक्साइड को इन 3 तरीकों से बनाया जा रहा है किसी एक्सपेरिमेंट में या लैब में जो भी, ठीक है। तो पहले में बोल रहा है कि 1.75 ग्राम ऑफ मेटल, अगर 1.75 ग्राम ऑफ मेटल का डिसॉल्व किया जाता है किसमें, नाइट्रिक एसिड में, और उसको इग्नाइट कर देते हैं रेसिड्यू को, तो हम लोग को कॉपर नाइट्रेट मिल जाता है कितना, 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। बोल रहा है कि सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, 1.14 ग्राम ऑफ मेटल डिसॉल्व करते हैं नाइट्रिक एसिड में, और उसको कॉपर ऑक्साइड वर प्रेसिपिटेटेड है, और उसमें जो कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है उसमें अल्कली सॉल्यूशन ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि हमको कितना मिलता है, कुछ ये सुखाने के बाद धोने के बाद कितना कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, देख सकते हो 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। थर्ड केस में बोल रहा है कि 1.4 ग्राम ऑफ कॉपर लेते हैं, कॉपर मेटल का, उसको स्ट्रांगली हीट कर देते हैं एयर में, जिससे कि हमको कितना कॉपर ऑक्साइड मिलता है, 1.83 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड मिलता है। सो दैट द गिवन डाटा इंक्लूड द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो बताना है कि ये जो डाटा दिया हुआ है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, इसको सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इन फर्स्ट केस में निकालते हैं क्या, कितने कॉपर मेटल इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना, सब में निकालेंगे कॉपर मेटल, अगर सब में सेम आ गया तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करेगा, क्योंकि सब में क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। इन ईच केस कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, तो उसके हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट केस देखेंगे आप लोग, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय कितने से, 1.75 ग्राम ऑफ कॉपर।
ग्राम ऑफ कॉपर, यही लिखेगा। 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड बन रहा है किससे? 1.7 ग्राम ऑफ मेटल को जब डिजोल्व किया जा रहा है नाइट्रिक एसिड में, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। तो 1 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय कितना आएगा? 1.75 डिवाइड बाय 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, तो अगर मैं किसके लिए, कितने के लिए निकाल लूं? 100 ग्राम के लिए निकाल लूं यहाँ पे, ठीक है ना। 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय 1.75 डिवाइड बाय 2.19 इंटू 100 ग्राम ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे इसको, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ कितना आएगा। देखिए, पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1.75 डिवाइड बाई 2.19 इंटू, तो यहाँ पे आएगा 79.9 ग्राम ऑफ कॉपर, जिसको मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना आया? 79.9। किसमें? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कितना कॉपर का परसेंटेज है? 79.9%। वैसे ही सेकंड केस करते हैं। आइए सेकंड केस। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि 1.43 ऑफ कॉपर ऑक्साइड बनाने के लिए 1.14 ग्राम ऑफ मेटल की जरूरत पड़ती है। तो 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड नीड्स, या फॉर्म बाई लिख सकते हो, नीड्स कितना? 1.14 ग्राम, 1.14 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 1 ग्राम अगर मुझे कॉपर ऑक्साइड बनाना हुआ तो कितना कॉपर मेटल का जरूरत पड़ेगा? तो 1.14 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर, इतने की जरूरत पड़ेगी। तो सब में 100 निकालने हैं, तो इसमें भी निकालते हैं। 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड अगर बनाना हुआ, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, सही से लिखते हैं, कॉपर ऑक्साइड नीड्स 1.14 डिवाइड बाई 1.43 इंटू 100 ग्राम ऑफ कॉपर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा। सेवेंटी नाइन पॉइंट सेवन टू ग्राम ऑफ कॉपर, या परसेंटेज ऑफ कॉपर लिख सकते हो कितना यहाँ पे? 79.7। ठीक है, सेकेंड केस में इतना परसेंटेज ऑफ कॉपर आ गया। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में पढ़ लेते हैं। कितना कॉपर के लिए, कितना कॉपर ऑक्साइड चाहिए? 1.83 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड बनाने के लिए 1.45 ग्राम ऑफ कॉपर चाहिए। तो 1.83 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड नीड्स 1.45 ग्राम ऑफ कॉपर। 1.45 ही है, ठीक है, बिल्कुल 1.45। तो यहाँ पे देखो 1 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड अगर थर्ड केस में बनाना हुआ तो कितने की जरूरत पड़ेगी? नीड्स 1.45 डिवाइड बाई 1.83 ग्राम ऑफ कॉपर, इतने की जरूरत पड़ेगी। तो 100 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड नीड्स 1.45 डिवाइड बाई 1.45 डिवाइड बाई 1.83। तो 100 ग्राम के लिए कितना होगा? 1.45 डिवाइड बाई 1.83 इंटू 100। जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आएगा, ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखो, आएगा 79.23 ग्राम ऑफ कॉपर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जिसको तुम लिख सकते हो ऐसे, जिसको तुम लिख सकते हो क्या? ऐसे, ठीक है। कैसे लिखोगे? थोड़ा सा मैं बस इसको, ताकि ये लास्ट पॉइंट है तो आ जाए यहाँ पे। देखो तो कैसे लिख दोगे यहाँ पे?
तो परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना है 79.23। तो सब केसेस में देखोगे अगर तुम ध्यान से, यहाँ पे आ रहा है थर्ड केस में ये आ रहा है, सेकंड केस में इतना आ रहा है, और पीछे फर्स्ट केस था तो फर्स्ट केस में कितना आ रहा है। तो इन ऑल दीज थ्री एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, इधर लिख देता हूं मैं, इन ऑल दीज थ्री एक्सपेरिमेंट्स, तो ये लिख सकते हो इन ऑल दीज थ्री एक्सपेरिमेंट, these three experiments percentage of copper is fixed। ठीक है, तीनों एक्सपेरिमेंट में अलग अलग तरीकों से बनाएगा लेकिन परसेंटेज ऑफ कॉपर क्या है, फिक्स है। हेंस दिस प्रूव्स लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वो क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। ये चीज ये क्या हुई, यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर लिया किसके पे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपो। तो ये था हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा क्या, दूसरा या तीसरा है, ये तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, देखिए क्या कहता है ये। ऐसे समझ लो, जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं, तो कोई एक एलिमेंट जिसका डिफरेंट मास किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है, तो जो डिफरेंट एलिमेंट का मास है जो कि कंबाइन कर करके अलग अलग कंपाउंड्स बना रहा है, तो अगर उसका तुम रेशियो लोगे हर एक कंपाउंड्स में, ठीक है, तो रेशियो क्या आता है, एक सिंपल रेशियो आता है। ये है हमारा क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए लिख देता हूं इसको मैं, व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form two or more compounds, then the masses of one element which combines with fixed mass of other element bears a, क्या करता है, bears a simple ratio। जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में मिलकर दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो किसी एक एलिमेंट का मास जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा है, तो उसका जब हम लोग रेशियो लेंगे डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मासेस का, ठीक है ना, जो कंबाइन कर रहा है फिक्स्ड मास ऑफ किससे, किसी एक एलिमेंट से, तो वो रेशियो क्या आता है, फिक्स आता है उस एलिमेंट के लिए, ठीक है ना। उस एलिमेंट का रेशियो क्या रहेगा, फिक्स नहीं आएगा, सिंपल मल्टीपल आता है। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल ये है, ठीक है ना, कि अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म, क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। फर्स्ट केस में मैंने ये मान लिया कि ऑक्सीजन जो कि है इसका अलग अलग मास कंबाइन कर रहा है फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन से, तो पहले में इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। फर्स्ट केस है ये, फर्स्ट केस, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सेकेंड केस कार्बन एंड ऑक्सीजन ही कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन का मास क्या है, फिक्स है 12 ग्राम लेना है, ऑक्सीजन का अलग अलग लेंगे, यही लिखा हुआ है इसमें रूल में या लॉ में। तो कार्ब ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म क्या, सीओ, सीओ को बोलते हैं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बोला जाता है। तो यहां पे मास ऑफ लेट्स से
mass of carbon that is 12 is fixed। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है कि एक का मास फिक्स करना है, और वो किसका मैंने मास फिक्स किया है, यहाँ पे कार्बन का मास फिक्स कर दिया है 12 ग्राम। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, ऑक्सीजन के मास यहाँ पे निकालूं और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास निकालूं, ठीक है, जो इस कार्बन के फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहे हैं, और उनका रेशियो लूं, तो रेशियो कैसा आएगा, सिंपल रेशियो आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर 12 ग्राम का लोगे कार्बन, तो कितना ग्राम ऑक्सीजन लेने की जरूरत है, 32, ये हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे 12 ग्राम लोगे तो यहाँ पे कितना लेने का है, 16, क्या लेना है, 16। तो अब क्या करते हैं, ये जो 32 आया है, 32 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, लेट्स से 12। यहां पे भी सेम चीज, मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन दैट इज 12। अगर उन दोनों का रेशियो ले लूं तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो रेशियो ऑफ masses of oxygen which combines with fixed mass of कार्बन, कितना है, कार्बन 12 ले लेते हैं। तो क्या आएगा, पहले में कितना था, पहले में था 32 और दूसरे में था कितना, 16, 2:1। ये आ गया एक सिंपल रेशियो, क्या आ गया, सिंपल रेशियो। ये सिंपल रेशियो ही तो है, ठीक है। तो यही क्या कहता है, हमारा यही चीज प्रूफ करता है, क्या इस एग्जांपल से यही प्रूफ होता है। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही चीज हमने लिखी है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स देन द मास ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर्स अ सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो आता है, यहाँ पे देखिए 32 है, यहाँ पे कितना है, 16। कार्बन का मास मैंने फिक्स किया है 12 और 12, तो 12 ग्राम कार्बन से 32 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइन कर रहा है, और 12 ग्राम कार्बन से यहाँ पे कितना ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम। और ये 32 और 16 जब रेशियो लेंगे तो वो क्या आएगा, रेशियो सिंपल रेशियो आएगा, देख सकते हो क्या, 2:1। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल सेकंड, ठीक है। मान लीजिए सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे सल्फर का मास मैंने फिक्स कर दिया, और जो डिफरेंट मास किसका है, जो सल्फर के फिक्स मास से कंबाइन कर रहे हैं, वो किसका है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, फिर दोबारा सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और बनाते क्या है, ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म, क्या बनाना है भाई, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये भी नाम सुनिएगा बना, SO2 और SO3। यहां पे अगर ऑक्सीजन का मास निकालो जो कि 32 ग्राम सल्फर के साथ कंबाइन कर रहा है, तो कितना आएगा, 32 इंटू, मैं लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन का 32 और 32 है, ये है 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम 32 ग्राम सल्फर के फिक्स मास से, 32 ग्राम ऑक्सीजन 32 ग्राम सल्फर के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है। सेम चीज यहाँ पे है, अगर यहाँ पे रेशियो लिया जाए सल्फर और ऑक्सीजन के मासेस का, तो 32 यहाँ पे और 48 यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर कितना है, 32 है। तो उस केस में क्या आएगा, देखो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन which combines with fixed mass of sulfur। देखो कितना है ये, 32 और 48, तो 2:3 कितना आया, 2:3, जो कि क्या है, सिंपल रेशियो है, क्या है, सिंपल रेशियो। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट से भी ये प्रूफ होता है
कि अगर कोई एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट मास किसी एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करता है तो तो जो उनके मास का रेशियो होगा वो रेशियो क्या होता है, सिंपल रेशियो आता है। ये प्रूफ करता है क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये प्रूफ करता है। तो यहाँ पे ये वाला भी लॉ प्रूफ हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, हो गया, बंद कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, देखिए शुरू हमने यहाँ से किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन से। ठीक है, तो यहाँ से हमने शुरू किया था, और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है, किसी भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट या रिएक्शंस में अगर कोई एक कंपाउंड बनाया जाता है अलग अलग तरीकों से, तो उसमें जो एलिमेंट्स का मासेस का रेशियो रहता है वो क्या रहता है, हमेशा फिक्स आता है। ये था पहला, हमने ये प्रूफ कर दिया। फिर ये भी प्रूफ किया, और इसके लिमिटेशन देखे तो लिमिटेशन ये है कि एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो तो फिक्स हो सकता है, मतलब सेम रहेगा, लेकिन कंपाउंड्स में भी डिफरेंट, ये एक लिमिटेशन आ गई यहाँ पे। दूसरा ये हो सकता है अगर आइसोटोप यहाँ पे आ जाए, अगर आइसोटोप्स इफेक्ट में आ जाए यहाँ पे, तो कार्बन का अगर 12 आइसोटोप कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे 12:32 आएगा। सिंपलर और कर सकते हो यहाँ पे कार्बन 14 अगर मैं ले लूँ, आइसोटोप होता है जो कार्बन 12 का, तो यहाँ पे रेशियो कुछ और आ गया, रेशियो ये सेम नहीं है। तो इस केस में आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स अगर आ जाते हैं कंपाउंड बनाने में, तो उस केस में लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होल्ड नहीं करता है, गलत हो जाता है। फिर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये था क्वेश्चन, ठीक है, ये था क्वेश्चन जो कि ठीक है इजी इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद हमने बात की लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, तो उसमें ये बताया गया कि अगर किसी एलिमेंट का डिफरेंट मास किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन करता है, तो जो जिस मास में ये वाला यहाँ पे है ऑक्सीजन, और यहाँ पे है ऑक्सीजन जो कि कार्बन के फिक्स्ड मास 12 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, उनका अगर रेशियो लिया जाएगा तो वो रेशियो कितना आएगा, वो रेशियो हमेशा सिंपल रेशियो आता है 2:1। इसमें भी कुछ क्या है लिमिटेशन से वो आगे देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने दूसरा एग्जांपल लिया तो ये आया। ठीक है, अगले क्या है, अगले देखिए कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, इजी इजी ये है, और पहला शायद ये है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो रहेगा बच्चों क्या करेंगे, अगला हम लोग जो करेंगे कल करेंगे, टुमारो। ठीक है, कल रहेगा आपका। ठीक है, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। ऐसे ही बने रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।